Welcome student, this is our lecture number 4. Class 12th. फिजिक्स। और आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, वो जो पहला टॉपिक है हमारा, वो है सेल्फ इंडक्शन। अब नाम से आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा कि सेल्फ इंडक्शन का मतलब क्या है, यहाँ पे क्या चीज़ हम इसमें दिखाने वाले हैं। भाई यदि मैं बात करूँ सेल्फ इंडक्शन होता क्या है, क्या हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं, तो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ किसकी, कि सपोज करो आपने अभी तक लेंज लॉ पढ़ी है, फैराडे लॉ पढ़ी है, फैराडे एक्सपेरिमेंट हमने किए हैं इस टॉपिक में। अब मैं एक आपको बताना चाहता हूँ, कोई एक सर्किट है हमारे पास, इसको एक बार लिख लेते चलो। सेल्फ इंडक्शन इज ए प्रॉपर्टी ऑफ ए सर्किट by which it opposes any change in current by inducing an EMF in it। सेल्फ इंडक्शन क्या है, एक तरीके से प्रॉपर्टी है, या हम बात करें प्रॉपर्टी ना कह के यदि हम इसको दूसरा कोई नाम दे तो क्या बोल सकते हैं, प्रोसेस हम एक तरीके से इसको बोल सकते हैं। अब इसमें होता क्या है वो आप समझने की कोशिश करो, बिल्कुल आसान है। यदि आपने 2 मिनट शुरू वाले इस पर ध्यान दे दिया तो पूरा टॉपिक आपको समझ में आ जाएगा, वरना फिर आपके लिए डिफिकल्ट आप खुद बना रहे हो इसको। एक सर्किट मान ली मैंने, कोई भी एक सर्किट दे रखी है हमारे पास, सर्कुलर लूप में है, कोई बात नहीं, एक सर्किट दे दी, क्लोज सर्किट है, इसके अंदर से कोई भी करंट पास हो रहा है, करंट पास हो रहा है, ठीक है। कौन सी डायरेक्शन में है ये, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट पास हो रहा है इसके अंदर से। अब यदि करंट पास हो रहा है तो इसके चारों तरफ में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी होगी, ये हमने पढ़ा है पहले कि जहाँ पे करंट होगा उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी। और आज इससे पहले वाला जो लेक्चर हमने किया है उसके अंदर हमने एक चीज़ और पढ़ी है कि यदि मैग्नेटिक जो फ्लक्स की वैल्यू है वो मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करती है। तो यहाँ से मैं बात करूँ, पहली बात तो यहाँ पे करंट है, करंट है तो क्या है हमारे पास, मैग्नेटिक फील्ड, क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने ये प्रूव किया है कि मैग्नेटिक फील्ड किस पे डिपेंड करती है भाई, ये डिपेंड करती ना, सॉरी, मैग्नेटिक फ्लक्स किस पे डिपेंड करता है, मैग्नेटिक फील्ड पे। यदि करंट पास होता रहेगा मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, करंट की वैल्यू चेंज होगी, सॉरी, करंट की वैल्यू चेंज होगी, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चेंज होगी, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चेंज होगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू चेंज होगी, ठीक है। अब फैराडे सेकंड लॉ हमने पढ़ी है, लेक्चर नंबर 2 में हमने फैराडे सेकंड लॉ पढ़ी है। और फैराडे लॉ क्या कह रही है कि यदि हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है तो हमारे पास एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। फैराडे लॉ लिख सकते हैं हम इसको कि हमारे पास एक ईएमएफ इंड्यूस होगा यदि हमारे पास किसकी वैल्यू चेंज हो रही है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू चेंज हो रही है। तो हमारे पास हमने ये रिजल्ट भी निकाला था, E = d∅dt, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कि मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू चेंज होगी तो हमारे पास एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, ठीक है। ईएमएफ इंड्यूस हो गए यहाँ से, लेकिन हमने इसके अलावा एक चीज़ और भी पढ़ी है। क्या पढ़ी हमने,
हमने लेंज लॉ पढ़ी। लेंज लॉ क्या कह रही है कि हमारे पास जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो अपोज करता है किसको, जो इसके प्रोडक्शन का रीजन होता है। और यहाँ पे इसके लेंज जो ईएमएफ बन रहा है हमारे पास, उसके पीछे रीजन क्या है, उसके पीछे हमारे पास रीजन है जो करंट चेंज हो रहा है वो। इसका मतलब क्या हुआ कि ईएमएफ जो इंड्यूस हुआ है वो करंट को अपोज कर रहा है जो इसके प्रोडक्शन का रीजन है। मतलब हमारी जो सर्किट है वो चेंज इन करंट को अपोज करेगी, सर्किट के अंदर कोई भी चेंजमेंट नहीं होने देगी। ठीक है, नहीं आया समझ में, दोबारा देख लो। हमारे पास एक सर्किट हमने मान ली भाई, इसके अंदर से करंट फ्लो हो रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, कोई बात नहीं। तो इसके अंदर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड होगी, ये हमने पढ़ लिया है कि जहाँ पे भी मैग्नेटिक करंट होता है उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होती है। अब यदि हमने फैराडे एक्सपेरिमेंट करके देखे, फैराडे एक्सपेरिमेंट के अंदर हमने ये पढ़ा है कि जब भी हम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को चेंज कर रहे हैं या करंट की वैल्यू को चेंज करें तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमारे पास वो भी चेंज हो रही है। ठीक है, क्लियर पहली चीज़। अब जब करंट की वैल्यू चेंज हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चेंज होगी। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा है कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चेंज हो रही है तो मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू चेंज होगी, मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू भी चेंज होगी। यदि और इसके बाद फैराडे लॉ ने ये बता दिया भाई कि मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू चेंज होगी तो हमारे पास एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। और लेंज लॉ ने हमें क्या बता दिया कि यदि ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है तो वो अपोज करेगा जो उसके प्रोडक्शन का रीजन होता है। तो इन तीनों बातों को देख के हमें क्या पता चल रहा है कि जो सर्किट में चेंज हुआ वो अपने अंदर ईएमएफ बनाएगा, वो ईएमएफ उसी को अपोज करेगा। लेंज लॉ में भी हमने यही पढ़ा था कि जो ईएमएफ इंड्यूस होगा, जो ईएमएफ बनेगा वो उसी को ही अपोज करेगा जो उसके प्रोडक्शन का रीजन होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास इस सारी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सेल्फ इंडक्शन, जिसके अंदर हमने क्या पढ़ा है कि जो हमारे पास क्वांटिटी है वो खुद के अंदर ही बनाती है करंट और वो ही उसी को अपोज करता है। अब यदि इसमें हम आगे चलें, नेक्स्ट है भाई हमारे पास इसमें कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, या दूसरा नाम है इसका भाई सेल्फ इंडक्टेंस। कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, या हम इसको दूसरा क्या बोल सकते हैं भाई, सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, होता क्या है, द मैग्नेटिक फ्लक्स इनको भी अभी आना होता है। द मैग्नेटिक फ्लक्स inside the magnetic flux phi inside a conductor is found to be directly proportional to the current, that is phi directly proportional to I or phi is equal to Li, where L is constant of proportionality and called self
इंडक्टेंस। भाई फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे पास आई के, हमने ये बात बता दी है। और यदि इसको इसकी जगह पे हमें इक्वल टू का साइन लेके आना है तो आपको पता है क्या करना पड़ेगा भाई, एक कांस्टेंट यूज करते हैं, ठीक है। और यदि हमारे पास i इज इक्वल टू किसके हो, 1 के, देन फाई इज इक्वल टू किसके हो जाएगा भाई, यदि ये हम फर्स्ट इक्वेशन मान रहे, पुट इन फर्स्ट, तो हमें क्या मिल गया कि जो हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स था वो किसके इक्वल हो गया, हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स है वो सेल्फ इंडक्टेंस के इक्वल हो गया। यदि हमें यहां से कोई डेफिनेशन लिखनी हो तो क्या लिखेंगे, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सर्किट इज इक्वल टू मैग्नेटिक फ्लक्स when 1 ampere of current is flowing through it, कि हमारे पास जो फाई है वो एल के इक्वल हो जाएगा जब हमारे पास सर्किट के अंदर भाई कितना करंट फ्लो हो रहा हो, 1 एम्पियर। उस टाइम पे हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारे पास कोफिशिएंट है और जो सेल्फ मैग्नेटिक फ्लक्स है दोनों की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास इसमें इक्वल आ गई। अब यदि हम बात करें कि भाई ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो हम वो 3 चीजों के ऊपर हमारा जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्शन सॉरी, डिपेंड ऑन, फर्स्ट है हमारे पास एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या है भाई, यहाँ पे किसका एरिया की बात कर रहे हैं हम, जो वहां पे कनेक्टेड है, जिसके ऊपर जितने पे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई हो रही है। सेकंड होगा क्या, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल। थर्ड होगा हमारे पास नेचर ऑफ मटेरियल, कि जिस मटेरियल का हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं उस हिसाब से कि वो ये चेंज हो सकता है। किसी मटेरियल के लिए आपको अलग मिले, हमने पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक सब्सटेंस पढ़े हैं, तो हर एक के लिए इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, अलग अलग हो सकती है। अब हमने एक चीज और पढ़ी है भाई, क्या, वी नो दैट फैराडे सेकंड लॉ की यदि बात की, इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी यूजिंग फर्स्ट, E इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी एल आई, और E इज इक्वल टू, एल तो कांस्टेंट है भाई, चेंज नहीं होगा, तो डी आई बाई डी टी। ये इक्वेशन आ गई सेकेंड हमारे पास। यहां से EMF किसके इक्वल हो गया, माइनस एल डी आई बाई डी टी। माइनस साइन आपको पता है ये इसलिए है कि वो अपोज करेगा EMF को, क्या, चेंज इन जो करंट होगा वो EMF हमारा अपोज करेगा। अब यदि यहां से हम ये कह दे भाई इसकी वैल्यू 1 है, चलो एक बार देख लो इसको, हम फिर रब करके फिर आगे करते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो है हमारे पास क्या हमें मिल गया, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, करंट के है। इसको इक्वल टू में चेंज करेंगे, यहाँ पे क्या आएगा, L। यदि करंट की वैल्यू 1 है तो ये दोनों वैल्यू क्या हो गया हमारे पास, बराबर, ठीक है। उसके बाद हमने क्या बात की भाई, ये 3 चीजों पे डिपेंड कर रही है। पहला एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, नंबर ऑफ टर्न्स और नेचर ऑफ मटेरियल, इन 3 चीजों पे डिपेंड करेगा। उस साइड वाला रब कर सकते हो।
ये भी हटा दें। तो तीन चीजों पे डिपेंड कर रहा था। उसके बाद भाई हमें ये पता है कि जो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो ई के इक्वल होता है, ये हमने पहले पढ़ा था, माइनस डी फाई बाई डी टी। यहाँ पे हमने फाई की वैल्यू पुट की एल आई, आज इनको भी अभी आना था पर इनकी भी क्या गलती भाई, रात का टाइम तो इसी का ही होता है, 11:15 रात के। इतना पढ़ाने के बावजूद भी आजकल जब लॉकडाउन चला हुआ है बच्चे पढ़ के राजी नहीं है, जबकि टीचर उनके लिए रात को 11:15 बजे भी बताओ मेहनत करने लग रहे। इनका तो टाइम है, ये तो जागेंगे इसी टाइम, इंसान भी जाग रहे इनके साथ साथ। तो ये वैल्यू थी हमारे पास। अब हम बात कर रहे थे किसकी भाई, यहाँ पे कि यदि हमें E इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी, यदि मैं ये कह दूं कि चेंज इन करंट है डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू किसके है 1 के, तो हम क्या कहेंगे E इज इक्वल टू किसके आ गया माइनस एल। यहां से हम भाई यदि इसकी डेफिनेशन लिखे तो क्या हो जाएगी, सो सेल्फ इंडक्टेंस of a circuit is equal to induced EMF when change in current is 1 एम्पियर। ठीक है, तो हमारे पास ये दोनों वैल्यू क्या हो जाएंगे भाई, इक्वल। ठीक है, अब यदि हम इसकी यूनिट की बात करें भाई, पहली बात तो ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है, सेल्फ इंडक्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी its SI unit is हेनरी, हेनरी H से डिनोट करते भाई। इसके बाद एक टॉपिक और आने वाला है हमारा म्यूचुअल इंडक्शन का। म्यूचुअल इंडक्शन के अंदर भी क्या देखते हैं हम, यूनिट आपकी सेम ही रहेगी, उसकी भी यूनिट सेम ही रहती है। और यदि अब हम बात करें इसके डायमेंशन फॉर्मूलों की, यदि और या यहाँ से हम वैल्यू निकालें इसकी, जो हमारे पास रिजल्ट आया है ये वाला, E की यूनिट EMF हमारे पास वोल्ट, डी आई बाई डी टी क्या हो गया 1 या एम्पियर सेकेंड, एम्पियर पर सेकेंड। अब 1 हेनरी की यदि हम वैल्यू निकालें भाई, 1 हेनरी इन दोनों से यदि हम देखें और 1 हेनरी की यदि हम वैल्यू निकालें, कब होगा, जब हमारे पास करंट की वैल्यू कितनी हो भाई, रेट ऑफ करंट कितना हो 1 एम्पियर पर सेकेंड और इंड्यूस ईएमएफ कितना हो 1 वोल्ट। तो हम क्या कहेंगे कि हमारे पास वैल्यू कितनी है 1 हेनरी, मीन्स कोफिशिएंट ऑफ self induction is said to be 1 Henry when change in current is 1 ampere per second and EMF induced
इज 1 वोल्ट, तो हमारे पास सेल्फ इंडक्शन कितना आ जाएगा भाई, 1 हेनरी। ठीक है, ये बिल्कुल हमने इसी से ही डेफिनेशन वो निकाली है इसकी। अब लेकिन यदि हम बात करें इसका डायमेंशन फॉर्मूला जो है हमारे पास एल का, वो पेपर में पूछ लिया जाता है भाई, और यदि इसकी वैल्यू हम निकालें, एल की यदि हम वैल्यू निकालें, एल इज इक्वल टू, इसको हमने इक्वेशन 3 मान लिया भाई, फ्रॉम इक्वेशन 3 एल इज इक्वल टू ई बाई माइनस डी आई बाई डी टी। हम यहाँ पे केवल मैग्नीट्यूड लेके चल सकते हैं। तो ईएमएफ है, इसका फॉर्मूला क्या होगा, वर्क डन अपॉन चार्ज, और डी बाई डी टी एम्पियर, और ऊपर जाके क्या हो जाएगा, टाइम। डी बाई डी टी को हम ये लिख सकते हैं, या फिर इसको भी एज इट इज भी रख सकते हैं, ए बाई टी की फॉर्म में। ठीक है, डायमेंशन फॉर्मूला यदि वर्क का निकालेंगे तो m1L2T - 2, चार्ज का निकालेंगे तो कूलाम, करंट का भी निकाल सकते हैं हम चार्ज की फॉर्म में, I बाई टी है ना, ये I बाई टी रखो इसको। अब करंट का यदि हम निकाल रहे चार्ज की फॉर्म में तो क्या होगा भाई, हमारे पास डायमेंशन फॉर्मूला, चार्ज का तो कूलाम हो गया, और करंट का निकालेंगे तो I इज इक्वल टू, आई किसके इक्वल होता है, Q बाई टी, मीन्स CT-1 होता है, और एक टी और है हमारे पास, तो ये जाके -2 हो जाएगा, CT-2, ये वैल्यू आ गई भाई। वर्क डन का निकाला m1L2T - 2, हमने चार्ज का निकाल लिया C, और करंट का निकाला तो CT-2। अब यदि हम इसकी वैल्यू निकालें, फाइनल रिजल्ट निकालें, तो mL2T - 2 भी ऊपर, इधर भी -2, T कितना हो गया 0, C 1 और ये 2, तो ऊपर जाके -2। ये तो किसकी फॉर्म में आ गया हमारे पास, चार्ज की फॉर्म में। अब यदि निकाले करंट की फॉर्म में, तो mL2T - 2 अपॉन चार्ज का क्या होगा, AT, इसका क्या होगा, I बाई टी का AT - 1, तो क्या आ जाएगा फाइनल, mL2T - 2 A - 2, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास इसके डायमेंशन फॉर्मूले की। ठीक है, दोनों में से कोई भी एक पेपर में आ सकता है डायमेंशन। क्या किया भाई हमने, यहां से E की वैल्यू निकालेंगे, सॉरी L की वैल्यू निकालेंगे, तो E अपॉन डी बाई, ये डी बाई डी टी उस साइड अपॉन में चला गया, ये वैल्यू आ गया हमारे पास। वर्क डन, पोटेंशियल के ईएमएफ है वो हमारे पास पोटेंशियल के इक्वल होता है, पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन अपॉन चार्ज, तो W बाई क्यू, I बाई टी एज इट इज हमने रख दिया, इसको I बाई टी मान लिया। अब चार्ज का कूलाम और करंट का Q बाई टी होता है, तो CT-1, एक टी और हमारे पास, तो T-2 हो गया। ये था आपका पहला टॉपिक जिसके अंदर हमने सेल्फ इंडक्शन को पढ़ा है। दूसरा इसी से रिलेटेड टॉपिक है, इसलिए हम इसके साथ करवा रहे हैं, वरना शायद ना भी करवाते। वो है हमारे पास ये जो हम क्लोज लूप की बात कर रहे थे भाई, ये किसके अंदर ज्यादा देखने को मिला होगा आपने। नेक्स्ट टॉपिक हमारा सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए लॉन्ग सोलेनोइड। भाई यदि हम ये बात करें तो सबसे ज़्यादा जो क्लोज लूप हमें देखने को मिलता है वो एक सोलेनोइड में ही तो मिलता है। इस तरीके से जब हम बनाते हैं तो इसमें सबसे ज़्यादा क्लोज लूप हमें देखने को मिलती। इसी क्लोज लूप जो हमें देखने को मिलती है उसी के ऊपर हमने यहाँ पे एक लॉन्ग सोलेनोइड कंसिडर कर लिया है, जिसके ऊपर हम वैल्यू फाइंड आउट की हम बात कर रहे थे सोलेनोइड की। इसमें
तो सबसे ज़्यादा हमें नंबर ऑफ टर्न्स है वो सोलेनोइड में देखने को मिलती है। तो हमने एक सोलेनोइड कंसीडर कर लिया कोई भी। लेट अस कंसीडर ए सोलेनोइड। इसको, ये डायग्राम को जरूरी नहीं है बीच में बनाना, क्योंकि सेल्फ इंडक्शन ही आप कर सकते हो इसमें। एक ही, या फिर बनाना चाहो तो बना सकते हो, एक सिंगल ही बनेगा। कोई एक लॉन्ग सोलेनोइड हमने मान रखा है। कंसीडर ए सोलेनोइड ऑफ लेंथ L and of length L and be the total number of turns and I be the current flowing through the solenoid. If n be the number of turns over unit length, then total number of turns over the length L is given by इधर ही लिख लेते हैं n इज इक्वल टू, क्या लिख सकते भाई हम, n इंटू एल। यूनिट लेंथ पे नंबर, जब लेंथ की वैल्यू 1 है वहाँ पे हमारे पास जो नंबर ऑफ टर्न है वो कितने हैं, स्मॉल n, और टोटल लेंथ कितनी है l। तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने आ गए, n इंटू एल। यहाँ से हमें वैल्यू किसकी निकालनी है भाई, जो n की वैल्यू है वो कितनी लिख सकते हैं हम, n बाई एल। ठीक है। सो मैग्नेटिक फील्ड linked with the coil is given by B is equal to म्यू नोट NI। ये सोलेनोइड के केस में हमने पढ़ा था। यहाँ से हम मैग्नेटिक फील्ड की भाई n की वैल्यू क्या पुट करवा सकते हैं, n बाई एल। तो म्यू नोट n बाई एल इंटू आई। ठीक है। तो ये हमने वैल्यू निकाली। यहाँ पे n बाई एल मैंने आपको बताया था कि हम इसीलिए निकाल दें कि आगे जाके हम इसकी वैल्यू पुट कर सके। ठीक है। इफ ए बी द एरिया ऑफ सोलेनोइड, देन magnetic flux linked with each turn is given by B is equal, phi is equal to BA। थीटा यहाँ पे 1 मान के चल रहे हैं, एंगल जो है कोस थीटा की वैल्यू 1 मान के चल रहे। ये फर्स्ट इक्वेशन हमने मान ली। यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, फाई इज इक्वल टू म्यू नोट NI अपॉन L इंटू ए। ये हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई, सेकेंड।
यहाँ तक आ गया भाई समझ में? क्या किया हमने, एक सोलेनोइड मान लिया जिसकी लेंथ हमने एल माननी है, आई उसमें से करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब इसमें से हमने मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकाल ली है, पिछली यूनिट में हम पढ़ के आ रहे हैं, तो ये वहाँ से हमने रिजल्ट ले लिया डायरेक्ट, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया है इसके अंदर हमने भाई नंबर ऑफ टर्न्स निकाले हैं, n है, टोटल नंबर ऑफ टर्न दे रखे हैं, उसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट की। उसके बाद हमने कुछ रिजल्ट है जो पीछे वाला था मैग्नेटिक फील्ड का, सोलेनोइड के लिए हमने मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए सोलेनोइड पिछले यूनिट के लेक्चर में कर रखा है, वहाँ से हम कर सकते हैं। अब ये वैल्यू आ गई, जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो एक नंबर ऑफ टर्न्स के लिए है। यदि हम बात करें मैग्नेटिक फ्लक्स linked with total number of turns कितने हैं हमारे पास, n, तो कितना होगा भाई, यूजिंग इक्वेशन 2 phi is equal to भाई म्यू नोट एन आई ए इंटू एल इंटू में एन, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ 1 टर्न इंटू टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, ये हमने कर दिया इसके अंदर। तो फाई इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं भाई, म्यू नोट एन स्क्वेयर आई ए अपॉन एल, या हम इसको क्या लिख सकते हैं, सेम है, आई को मैं इधर लिख रहा हूँ, म्यू नोट एन स्क्वेयर ए बाई एल इंटू आई। ये रिजल्ट हमारे पास आ गया, ठीक है। अब नीचे वाले का कोई काम है नहीं हमारे पास, हमने इसको हटा दिया। ये रिजल्ट आया है हमारे पास, और यहाँ से हम क्या ली, वी आल्सो नो दैट, क्या पता है भाई हमें, फाई इज इक्वल टू किसके होता है, एल आई। फाई किसके इक्वल होता है, एल आई। ये इक्वेशन हमारे पास थर्ड होगी, ये क्या होगी, फोर्थ। यदि हम दोनों को कंपेयर करें, कंपेयरिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, एल इज इक्वल टू किसके आ गया भाई, म्यू नोट एन स्क्वेयर ए अपॉन एल। ये हमारे पास भाई वैल्यू आ गई है, और ये वैल्यू किसकी है, मैग्नेटिक जो सोलेनोइड था हमारे पास, उसमें कितना हमारे पास सेल्फ इंडक्टेंस होगा, ये हमने 5 मान ली। इक्वेशन 5 gives the value of self inductance of a long solenoid। ये वैल्यू है हमारी, आ जाएगी इसके अंदर, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने किसकी स्टडी की है भाई, इस लेक्चर के अंदर हमने सेल्फ इंडक्शन के बारे में पढ़ा है। सेल्फ इंडक्शन होता क्या है, तो आप लोगों ने वो चीज़ देख ली होगी कि हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स होंगे। मैं एक बार दोबारा रिकैप कर देता हूँ इसको। बिल्कुल आसान है, यदि आप एक बार इसको ढंग से पढ़ लेते हो तो टॉपिक में दिक्कत आने वाली है नहीं। और पेपर में पूछा जाएगा भाई सेल्फ इंडक्शन या म्यूचुअल इंडक्शन में से एक इम्पोर्टेंट है आज का लेक्चर, इसमें से एक क्वेश्चन आपका पेपर में पूछा जाना है। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, हमने कोई भी सर्कुलर कॉइल मान ली, उसके अंदर से आपको पता है कि करंट पास होगा
तो इसमें से भाई मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी है, और यदि करंट की वैल्यू चेंज हो रही है, यदि करंट की वैल्यू चेंज हो रही है तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चेंज होगी, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चेंज हो रही है तो मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू भी चेंज होगी, ये हमने पढ़ा था, ठीक है। और मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू जब चेंज हो रही है तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, ये हमें किसने बताया था? फैराडे सेकंड लॉ ने, सेकंड लॉ ऐसे लिख लो। और ये किसको अपोज करेगा भाई? जो कोज ऑफ इट्स प्रोडक्शन, ये किसने बताया था हमें? लेंज लॉ ने। अब इसके प्रोडक्शन का रीजन कौन था? करंट। और ये सारी प्रोसेस हमारे पास क्या होती है? सेल्फ इंडक्शन। कोफिशिएंट क्या होता है? एल, सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है। सो दिस इज आवर लेक्चर नंबर 4। इसके बाद एक टॉपिक और रहता है, फिर लगभग इसका 1/3 पोर्शन, मतलब पहला इसका 1/3 पोर्शन यूनिट का हमारा कंप्लीट हो जाएगा नेक्स्ट लेक्चर के बाद, जो म्यूचुअल इंडक्शन है उसके बाद। थैंक यू।